अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी। आज हमने ये पढ़ना है बच्चों, ये क्लैडिस्टिक्स। व्हाट इज अ क्लैडिस्टिक्स, व्हाट इज फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। ठीक है। और ये हम जीनोम वाइड एनालिसिस के लिए क्यों यूज करते हैं, क्या करते हैं कि हमें फाइलोजेनेटिक एनालिसिस की जरूरत क्या है, इसकी पहले मैं बेसिक पढ़ाऊंगा। फिर हम इसको जीनोम वाइड एनालिसिस के अंदर इसकी ग्रुपिंग के लिए कैसे यूज करते हैं। ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सुनिएगा तो आपको आ रहा है कि तो रिसर्च का जो माइंड है ना, वो आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा कि क्या क्या होती है रिसर्च, रिसर्च करते कैसे हैं, हाइपोथेसिस कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है। तो इससे इंशाल्लाह आपका वो जो कॉग्निटिव फंक्शन है ना, वो सोचने का जो अंदाज है, जो आपके लर्न करने का जो अप्रोच है आपकी, जिसे आप कॉग्निटिव फंक्शन किसे कहते हैं, जो हमारी ब्रेन का लर्निंग का जो प्रोसीजर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव। तो हम इंशाल्लाह ये अच्छा अब जितने भी आजकल नया मेथड जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स का, पहले लोग ना हम क्लासिफिकेशन करते थे प्लांट्स की, एनिमल्स की, बेस्ड ऑन फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। ठीक है। हम बेस्ड ऑन दैट हम एनिमल्स को, प्लांट्स को, बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर लेते थे, जिसके अंदर एक जिसको हम क्या कहते थे, बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टर्स, हम उनको एक एक ग्रुप में रख देते थे, जो डिसिमिलर होते थे उनको डिफरेंट कैरेक्टर्स। लेकिन आजकल जो दुनिया के अंदर जो तरीका है वो है क्लैडिस्टिक्स का। वो क्या है, क्लैडिस्टिक्स का। इसके लिए आपको पहले ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसके लिए कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ऑल लाइफ ऑन अर्थ, जो दुनिया के अंदर तमाम लाइफ्स है ना, दे evolve फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। कहाँ से, एक कॉमन एंसेस्टर से है। आप है, आपके परदादा है, परदादा के परदादा के परदादा के परदादा है। अब ये कहते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा परदादा है ना, वो बैक्टीरिया है। हम बैक्टीरिया से वाल हुए हैं। ठीक है। बैक्टीरिया से फिर एल्गी बनी, फिर फंजाई बनी, फिर आगे लोअर प्लांट्स बने, फिर हायर प्लांट्स बने, फिर एल्गी, मोसस, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। ये जो है ना, अ, ये बने सारे। ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई आपको। अच्छा, उसके बाद ये है कि इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि आ लाइफ एंसेस्टर क्या होगा, अब आओ अजदाद। डिसेंडेंट वो होंगे जो आप है, जो लास्ट ट्री के अंदर जो जो एक इंटरनल नोड्स होते हैं, एक एक्सटर्नल नोड्स होते हैं ट्री के अंदर। जो एक्सटर्नल नोड्स हैं वो डिसेंडेंट होते हैं, जो इंटरनल नोड्स होते हैं वो एंसेस्टर्स होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये शायद आप लोगों ने कहानी पहले पढ़ी हो कि ये एक ना हसीब, ये क्या है, ये ये इंसान है। ये दोनों आपस में कजन्स हैं। अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बोथ आर कजन्स। काकड़ और ये बिल्ली आपस में कजन है। ठीक है। समझ आ गई। हमने पहले बताया था कि हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि ये एवोल्यूशन होती कैसे है। अच्छा, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इंसान बिल्ली से नहीं बना, इंसान बंदर से नहीं बना। ठीक है। तो ये जस्ट एवोल्यूशनरी प्रोसेस को अंडरस्टैंड, अगर लेकिन एवोल्यूशन किसे कहते हैं, फिर वो वक्त गुजरने के हिसाब से चेंजेस आ रही है स्पीशीज, चेंज आ रही है और वो अगली जनरेशन पे भी जा रही है तैयब। व्हाट इज एवोल्यूशन, चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस विद इनहेरिटेंस, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस विद इनहेरिटेंस, उसे हम क्या कहते हैं। अच्छा, कंप्यूटर की एवोल्यूशन क्या होगी, पहले कंप्यूटर था, फिर लैपटॉप आया, मोबाइल फोन आते, इट भी जो भी कंप्यूटर के अंदर चेंज आती है, उससे जो नेक्स्ट उसकी जनरेशन आती है वो उससे बेहतर होती है, ऐसी उसे कहते हैं एवोल्यूशन। अगर सेम ही तरह के हर साल सेम कंप्यूटर होते रहे तो वो एवोल्यूशन नहीं है। एवोल्यूशन क्या है कि हर बार जो उससे जो नई मॉडल आता है वो उससे बेहतर होता है, तो वो उसकी एवोल्यूशन हो रही है। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने बीएससी में जो पढ़ा होगा, जो गंद डाला होगा तैयब ने, अब उसे अच्छा गंद डालेगा। ठीक है। या तो उसे अच्छा, उसको साफ कर लेगा, वो उसको अच्छे तरीके से जाएगा, तो ये इसकी अब एवोल्यूशन होगी। ठीक है। अ, अ, काम नहीं ना करेगा तैयब,
बताओ नहीं मैं बनन देना, मैं तो दस दूंगा बंदर ही रहेगा फिर। ठीक है, जो सीरियस ना होया। ठीक है। ओके। ये बोथ आर कजन्स, इट डज नॉट मीन कि ये कजन्स है, लेकिन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी ये समझते हैं कि काकड़ एंड कैट आर कजन। क्यों? उसके अंदर उन्होंने कुछ एविडेंसेस देखे हैं, वो देखे ना, दोनों के अंदर आंखें हैं, दोनों के अंदर नाक है, कान है। ठीक है। दोनों के देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर कॉमन बिटवीन these two organisms, on based on that we can say that they are cousins, कि उनके अंदर क्या है, we share a combination that can be seen in our anatomy. Similarly, ये जो vertebrates है उसके अंदर जो ये जो शार्क है एंड बोथ मरलन, ये कैट का कहा दिया, मरलन एंड आई, आई का मतलब शार्क। ये कह रहे हैं कि हम दोनों जो है ना, हम दोनों के अंदर एक वर्टिब्रल कॉलम है, इसलिए हम कजन्स है, इसलिए हम कजन्स है। ठीक है। और उसके अंदर पेयर सेंस ऑर्गन्स एंड टेल है, कंटिन्यू ऑन बियॉन्ड द एनस, एंड दिस इज ऑल दिस बिकॉज ऑफ दिस वी आर कजन्स। ठीक है। एंड ऑल वर्टिब्रल्स हैव दीज। ठीक है। उसके बाद सिमिलरली टेट्रापॉड्स है, राणा टिग्रीना। अब में से राणा कौन है? राणा कैसा है यार? राय। वो राय ही हो गया, राणा ही हो गया। ओके। मर्लन एंड आई बोथ हैव जॉज विद टीथ एंड टू पेयर ऑफ। दो चीजों को मैंने कहा ना, फिनोटाइप की बेस के ऊपर दो, हम आप लोगों को आपस में कंपैरिजन करें। ठीक है ना? तो क्या होगा कि उसमें अगर कॉमन चीजें हैं, फर्ज की हम कहते हैं कि सारी क्लास के अंदर जिन जिनकी ग्लासेस वाले हैं वो एक ग्रुप, अदरवाइज दूसरा ग्रुप। अगर हम इसकी एल्गोरिदम बनाएंगे, हम कहेंगे ऑल। अच्छा, अब एक ग्रुप, अगर मैं कहूँगे ग्लासेस वाले बाहर चले जाए तो मैं और ये ये चला जाए। अगर मैं कहूंगा ग्लासेस, अच्छा, जो जिन्होंने जिन्होंने दुपट्टे लिए हुए हैं वो बाहर चली जाए, जिनके पास दुपट्टे हैं वो बाहर चली जाए। ठीक है। मैं कहूंगा कि जिन्होंने अदरवाइज, जिन्होंने ये मास्क पहना हुआ है। ठीक है। दिस इज ऑल डिफरेंट ग्रुप्स, ये क्या है? डिफरेंट ग्रुप्स है। ठीक है। अब बेस्ड ऑन फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते थे। ठीक है। अब है कि वी बोथ शेयर द मोर सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड टेट्रापोड्स। इस तरह एमनियोट्स में भी ये। ठीक है। आप यहाँ क्या देख रहे हैं? कंप्यूटर में क्या देख रहे हैं? सर वो आपके वो नोट्स में, अच्छा नोट्स पढ़ा रहे हैं। एमनियन है दैट इज अ फीचर ऑफ मेनी टेरेस्ट्रियल, तो उन्होंने कहा कि ये भी आपस में कजन्स है। इस तरह ही मैमल्स और बोथ पर्लन हैव हेयर्स, ये एंडोथर्मिक है, दैट्स व्हाई दे आर कजन्स। एंड सिमिलरली यूथेरियन मैमल जो, वो भी आपस में कजन्स हैं। अगर हम इनको इस तरह ड्रा करें, थ्री गाइस, इट मीन देयर इज सम, यहाँ पर कुछ थी स्पीशीज कॉमन इंसेस्टर थे इनके, और इसके अंदर चेंज आई तो एक कैट बन गई और एक ह्यूमन बन गया। अब हमें नहीं पता यहाँ पर वो जो स्पीशीज थी वो कैट लाइक थी या ह्यूमन लाइक थी, या इन दोनों से, ये हमें नहीं पता। लेकिन हमने एवोल्यूशनरी बायोलॉजी ने कह दिया कि हम दोनों कजन्स हैं, और हमें ये नहीं पता कि ये कौन थी, ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये भी नहीं पता अभी तक हमें। हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ कि हम कैट बन गए और हम ह्यूमन बन गए। कैट और ह्यूमन के दरमियान में कौन कौन सी स्पीशीज थी? वी डोंट नो। ठीक है। मेरी बात की समझ आई ना? तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, व्हाट वी नो एंड व्हाट वी डोंट नो, वी नो दैट मर्लन एंड आई शेयर अ कॉमन ancestral, but we don't know when, where, we have some idea on what it might be look like। हम दोनों एक दूसरे के क्यों हैं? We don't know where the came we are, हम इस अभी कैसे हैं, तो ऐसे क्यों हैं दोनों की ना। इसको हमने अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक और कजन ऐड कर दी जिसका नाम है सू। ठीक है। अब हमने ऐड कर दी सू। ठीक है। क्यूबी ऐड कर दी हमने, कुर्तलैन बशीर ऐड कर दी। ठीक है। क्यूबी। ठीक है। अब ये ऐड किया तो ये भी ज्यादा, ये कैट की तरह का एनिमल है या ह्यूमन की तरह का एनिमल है? कैट की तरह का एनिमल। अगर हम इसे ट्री ऐड करना हो, ये कहाँ ऐड करेंगे ट्री के अंदर? इधर। ठीक है। तो दैट लुक्स मोर
सिंपल, ठीक है। क्या हम इसको ह्यूमन के साथ भी ऐड कर सकते थे? नो सर। इट मीन्स दैट अगर कोई चीज जहां पर स्पीशीज थी उसमें कैट लाइक फीचर्स अवाल्व हुए, और फिर बाद में उसके कलर या डिफरेंट और फीचर्स ऐड हो गए, तो उसकी वजह से उसके अंदर वेरिएशंस आ गई, डाइवर्सिटी आ गई, और इस तरह वो डिफरेंट ग्रुप्स में चले गए। समझ आ गई? ककड़ ऐसे ही है, ठीक है। और अब क्या इस तरह ये व्यू सही है, या ये वाला व्यू ठीक है? ये वाला ज्यादा, इसको हम पार्सिमोनियस व्यू कहते हैं, सिंपलेस्ट जितना भी अच्छा, अब ये हमारे पास दो व्यू हैं। इस दोनों व्यूज की बेस के ऊपर ना हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। अभी हमने क्यों? क्योंकि हमने उसके फिनोटाइपिक फीचर्स देखे हैं, उसके मुताबिक हमें लगा कि ये वाला जो हमारा हाइपोथेसिस है ना, ऐसा हुआ होगा। कंफर्म नहीं है अभी, भी ऐसा हुआ होगा। आप जब भी आपके पास कोई भी रिसर्च के लिए कोई टॉपिक आता है, आपने हाइपोथेसिस बनाना होगा, तो आपने ये देखना है कि जो आपके दिल को सिंपल लगता है, जो लगता है कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो जाएगा, उसको हम हाइपोथेसिस का नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? अच्छा, एट ए टाइम आप कई हाइपोथेसिस हो सकते हैं, पर क्या आपने देखना कि कोई क्राप है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से पहले आप एक हाइपोथेसिस जनरेट करोगे। हाइपोथेसिस के अंदर ये जनरेट करोगे कि रोजेस के अंदर जो साइज नहीं बढ़ रहा, पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के अंदर उसका साइज नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब यह है कि यहां पर हमें कुछ ग्रोथ रेगुलेटर की जरूरत है। और ये बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा के उस फूल के अंदर जब उन्होंने उस ग्रोथ रेगुलेटर को ऐड किया तो उसका साइज बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं अगर हम इसकी स्प्रे करेंगे, दैट विल इंक्रीज द। अच्छा, अल्टरनेट व्यू क्या हो सकता है? या कोई इफेक्ट ना हो, या डिक्रीज भी कर सकता है साइज। अल्टरनेट कई भी ओदे हाइपोथेसिस हो सकते हैं ना, लेकिन आपका जो सिंपलेस्ट होगा, आपने बेस्ड ऑन प्रीवियस क्रॉप ऑब्जर्वेशन या और उस हार्मोन की एप्लीकेशन की बेस के ऊपर आपने ये देखा हुआ है कि प्रीवियसली दे वर इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द फ्रूट और सम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, so we can use this. Maybe they will also help us in increasing the size of the flower, so we should use that. ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंट करोगे बेस्ड ऑन दैट। अगर वाकई उसने, जब हमने देखा डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन डाली, उसे एक से हार्मोन का से कंसंट्रेशन से उसका साइज जो है कंट्रोल की निस्बत 10 गुना बढ़ गया या 20 गुना बढ़ गया, इट मींस दैट आवर हाइपोथेसिस वाज राइट। ठीक है। अब मेरे बात की रिसर्च आपने कैसे करनी है, उसके लिए हाइपोथेसिस कैसे जनरेट करना है, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अब आपने एमएससी में रिसर्च करनी है, यू मस्ट हैव अ वेरी क्लियर व्यू। ठीक है। अब देयर इज अ मोर, दिस इज मोर देन वन वे कार्ड। ठीक है। अब दीज डायग्राम्स आर कार्ड क्लेडोग्राम्स, comes from the Greek words meaning a branch। कल मैं एक और अजीब ग्रीक वर्ड्स के ऊपर ना, मैं I'm not कि हम कैसे हम एक अल्लाह पे यकीन रखते हैं ना, मोनोथीसिस्ट है हम, क्या है? मोनोथीसिस्ट, जो भी है, मोनोथीस्ट जो एक एक गॉड पे बिलीव करता है ना। कल मैं फ्लोरिकल्चर की डेफिनेशन पढ़ रहा था, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। उसमें पता चला कि जो फ्लोरिकल्चर कहाँ से है? फ्लोरा से। अब फ्लोरा कौन था? फ्लोरा, ग्रीक मेथोडोलॉजी में फ्लोरा एक गॉडेस थी। क्या थी? गॉडेस, एक गॉड होता है ना, गॉडेस। अब हम इंटेंशनली और इनटेंशनली हमारे किताबों के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स ऐड कर दी गई हैं कि जो हमें पॉलीथिस जिसको कहते हैं ना, भी एक से ज्यादा खुदा, और खुदा ना खास्ता हमें शिर की तरफ ले जाती हैं चीजें ना। ठीक है। और हमें पता नहीं है कि हम डेली, मैं अपोलो, एक ना ब्रांड पे गया मैं कल परसों, मुझे पता था अपोलो जो है ना वो एक खुदा का नाम था। ठीक है। अब अपोलो एक स्पोर्ट्स शॉप है लाहौर के अंदर।
अब मैंने उस शॉप से पूछा, मैं क्या आपको पता है पोलो का नाम क्या है, का मीनिंग क्या है? कहना नहीं। मैं क्या आप तो चाहते हुए या ना चाहते हुए आप एक ऐसे मजहब को प्रचार कर रहे हो जो कि मुसलमानों, मुस्लिम ऐसे हमारे जो आइडियाज हैं, हमारा आइडिया क्या है, हमारा अगर हम मुसलमान हैं, हम सारे मुसलमान हैं या ईसाई हैं या यहूदी, हम एक खुदा को मानते हैं। किसको मानते हैं? एक खुदा को मानते हैं। अल्लाह ने ये सब कुछ बनाया है। लेकिन हम कैसे स्टडीज के अंदर, जानते हुए कुछ ना जानते हुए, हम कैसे उन चीजों को प्रमोट, अल्टीमेटली क्या होता है, थोड़े अरसे के बाद ये मीडिया इतना गंदा है कि हमें वो चीजें बार बार हमारे जहन में बढ़ाई जाती हैं। बाद में हमें लगता है कि ये चीज बुरी नहीं है। मेरी बात की समझ आई ना? अब एक बच्चा पैदा होगा ना, उसको जब बताएंगे कि फ्लोरा 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 फ्लोरा, वो कहेगा फ्लावर्स फ्लूल। एक्चुअली ये फ्लोरा क्या है? जब वो बाद में उसको फ्लोरा है कैसा, दिस इज द पॉइंट दैट वी नीड टू बी अंडरस्टैंड कि हमने अपनी नस्लों को कैसे ठीक है, अगर आप बल्कि इथियस्ट बनना चाहते हैं, आप पॉलीथीसिस्ट बनना चाहते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हमें अपनी कौम को बता देना चाहिए जो हमारा मकसद अल्लाह ताला ने कहा कि आपने सिर्फ अपना पैगाम दे देना है, उसके अमल करना या ना करना वो आपके हक में नहीं है। वो आपके, और अगर वो उसको मानेगा या नहीं मानेगा वो काम मेरा है। अब तुम्हारा काम है कोशिश करना। ठीक है। ये वो चीजें हैं जो मैंने अब हिस्ट्री पढ़ के मैंने चीजों को सीखा है। डिफरेंट अभी कैसे हमें ना गुमराह, अभी अक्सर आपको पता है बाबर रिजवान को क्यों निकाला गया टीम से? उसकी एक रीजन बता दिया कि क्या थी? आपको पता है कि ये जो एड्स आती थी बीजे स्पोर्ट्स वन, इन्होंने इनके इनके साथ कंट्रैक्ट करने से इनकार कर दिया था। ये क्या है? ये बैटिंग। लेकिन हमें ऐसा समझाया जाता है कि जैसे ही ये कोई क्रिकेट की वेबसाइट है, वहां पर क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज है। एक्चुअली वो क्या है? बैटिंग, जुए की एप्स है। अब क्यों इनको इनको टारगेट किया गया? हालांकि दे आर द बेस्ट प्लेयर है, मुझे लगता है कि बाबर और रिजवान अभी भी उनको कहीं ना कहीं जगह बनती है टीम के अंदर। ठीक है। तो वो ये अब ऐसा माफिया है पूरी दुनिया के अंदर, आप लोगों के वो कंट्रोल कर रहा है। और ये उसके उसके साथ हम लड़ नहीं रहे, वो अवेयरनेस हम दे नहीं रहे लोगों को। ठीक है, इट्स आवर ड्यूटी कि हमने कैसे एटलीस्ट बताना है। बाकी तो बाकी तो अल्लाह की जात है। मुझे ये लगता है कि हमें बताना चाहिए, इसलिए मैंने कल फ्लोरिकल्चर में मैंने एक लेक्चर दे रहा था फ्लोरिकल्चर के बारे में मैंने पढ़ा। मैं कहीं की हिस्ट्री तो पढ़ो, फ्रॉम वेयर दिस वर्ड केम, कब ये सबसे पहले। आप भी ना जो भी लफ्ज पढ़े ना उसकी ना हिस्ट्री जरूर पढ़ा करें, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि ये है क्या। ठीक है ना? तो यू शुड नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। सिमिलरली अब आपने देखा है कि ये ईच ब्रांच नोड रिप्रेजेंट अ कॉमन एंसेस्टर, ये मैंने बता दिया था। द ब्रांचेस अबव अ नोड रिप्रेजेंट अ क्लेड, ये मैं आपको बताता हूँ। फर्ज किया यहाँ पर, अब ये है ना, ये इंटरनल नोड्स, ये एक्सटर्नल नोड, ये नोड्स, ये वाले नोड्स ये क्या है? एक्सटर्नल नोड्स। यहाँ पर होते हैं डिसेंडेंट। ये वाला इंटरनल नोड्स, इसे क्या कहते हैं? इंटरनल नोड्स। ये भी इंटरनल नोड्स है, ये भी इंटरनल नोड्स है, ये एक्सटर्नल नोड्स है। ये जस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर। अच्छा अब, अच्छा ईच यहाँ पर ब्रांच पॉइंट अ नोड्स रिप्रेजेंट अ कॉमन इंसेस्टर ब्रांच अबव अ नोड इज कॉल्ड क्लेड। क्लेड किसे कहेंगे? ये जो है ना पॉइंट, ये दोनों इसके अंदर आ रहे हैं। एक पॉइंट जो एंसेस्टर है और उसके दोनों डिसेंडेंट, ये क्लेड होगा। ये क्या होगा? क्लेड किसे कहते हैं? उनके डिसेंडेंट। और अच्छा वो उसको हम क्या कहेंगे? क्लेड। जस्ट लाइक मैं आपको इधर सुन फर्ज किया हमारे पास है, ये एक क्लेड है। अब ये इसका है इंटरनल नोड्स, ये एक्सटर्नल है।
ये क्लेड होगा, ठीक है। इस तरह ये भी एक इंसेस्टर है, ये भी क्लेड होगा, जिसके अंदर ये भी आ गया ना, ठीक है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि ये और ये क्लेड नहीं होगा क्योंकि इनका कॉमन इंसेस्टर, ठीक है। क्लेड की समझ आ गई, ये अब आपको समझ आना चाहिए कि व्हाट इज अ क्लेड, ठीक है। उसके बाद है दिस डायग्राम आर कॉल्ड क्लेडोग्राम्स, जो एक ही क्लेड के अंदर चीजें होती हैं, दे शेयर नंबर ऑफ फीचर्स। उसके बाद है दिस डायग्राम सजेस्ट दैट देयर मे बी अ डिफरेंट वे डूइंग द सेम रिजल्ट को ऑब्टेन करने के। अच्छा, इसको कहते हैं, ये जो हम हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, दे बेस्ड ऑन जो आपकी कॉमन सेंस होती है, उस बेस के ऊपर हम जो अभी क्लास पढ़ा ले उसके बाद ना मिलने। ओके। अच्छा, अब है कि हम क्या कह रहे थे बच्चों कि हमारे जो है ना, कॉमन सेंस इज नॉट ऑब्जेक्टिव। कॉमन सेंस की बेस के ऊपर हम हाइपोथेसिस तो बना लेते हैं, लेकिन कॉमन सेंस इज नॉट अ साइंस, कॉमन सेंस इज नॉट अ, ठीक है। लेकिन कॉमन सेंस की बेस के ऊपर हम ये बता लेते हैं कि ये हमने कोई हाइपोथेसिस बनाना है बेस्ड ऑन। अब इसलिए मैंने कहा था इंटेलिजेंट किसे कहते हैं, जो तीन चीजें करता है, जो ऑब्जर्व करता है, एनालिसिस करता है और आउटपुट देता है, वो क्या होगा, इंटेलिजेंट। जो ऑब्जर्व करता है काकड़, और वो एनालिसिस करता है और आउटपुट देता है, वो इंटेलिजेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, कॉमन सेंस इज नॉट अ साइंटिफिक, के लिए हम क्या कहते हैं, क्लैटोग्राम बिलोंग द मेथड ऑफ टैक्सोनॉमी दैट इज क्लाडिस्टिक्स। मैंने पहले बता दिया कैसे। आजकल जो नया मेथड है क्लासिफिकेशन का, वो क्लाडिस्टिक्स है। उसके अंदर हम डीएनए की सीक्वेंस ऐड कर देते हैं, उसके मुताबिक प्रोटीन बनाते हैं, जो एक प्लेट के अंदर आ जाते हैं उसको हम एक फाइलम कह देते हैं, जो दूसरे प्लेट के अंदर आ जाते हैं उसको अलग फाइलम, जो तीसरा है जिसका फाइलम एंजियोस्पर्म, फाइलम जिम्नोस्पर्म। हम उन तमाम की डीएनए की सीक्वेंस इकट्ठी कर लेते हैं, जो एक प्लेट के अंदर आ जाती है उसको हम, फिर उसके अंदर सब ग्रुप आ जाते हैं, एक क्लेड उसके अंदर फर्दर सब क्लेड्स के बेस के ऊपर हम जीनस कह देते हैं, उस जीनस के अंदर फर्दर जो सब क्लेड्स होते हैं उनकी बेस के ऊपर हम उनको क्या कह देते हैं, स्पीशीज। आजकल जो नया तरीका है टैक्सोनॉमी का, वो पुराने तरीके सारे खत्म हो गए हैं। आजकल जो नया तरीका है वो है फाइलोजेनेटिक बेस के ऊपर। इसके मुताबिक हम हाइपोथेसिस ऑफ रिलेटेड टू बी टेस्टेड, इसको हम ओकुमस रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो कि बहुत सिंपलेस्ट हाइपोथेसिस होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, occurrence raises। और occurrence raises states that there are two or more conflicting hypotheses to explain the phenomenon, the simplest is chosen as the, जो simplest है उसको हमने working hypothesis के तौर पर लेना है। and this is also called principle of parsimonious। हमने यहाँ से जाना है ओल्ड कैंपस, देयर आर मेनी वेज ऑफ गोइंग देयर, हम वो चूज करेंगे जो हमें सिंपल लगेगा, जो हमें सस्ता पड़ेगा, और ज़ाहिर उसी पे ही हम जाएंगे, ठीक। इसलिए हमें जो हाइपोथेसिस होते हैं ना, वो प्रोविजनल्स होते हैं। प्रोविजनल का मतलब, अभी तक आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके अंदर एरर हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो फाइनल होता है वो डिग्री, वो होती है जो आपकी फाइनल एक्सपेरिमेंट करने के बाद हर चीज साइन हो गई और अब वो फाइनल है, हर जगह से टेस्ट हो चुकी है कि आप लोगों ने कई बार उसको रीड किया, आपके नंबर बकायदा सही लगाए हुए हैं, ट्रांसक्रिप्ट सही है, एवरीथिंग इज, अब आपने उसको, वो होती है डिग्री। अच्छा, अब इसका दो तरीके हो सकते हैं कि ये वन ऑन द लेफ्ट इज द मोस्ट पार्सिमोनियस, ऐसा ही है, दैट कुड बी, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन इसको अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि एवोल्यूशन इज नॉट ओनली गेनिंग अ करेक्टर, एवोल्यूशन इज आल्सो लूजिंग अ करेक्टर। करेक्टर वो नहीं, लूजिंग करेक्टर का मतलब है कोई चीजें थी आपकी, वो खत्म हो गई है, जिस तरह आपके कैट लाइक फीचर्स थे वो, फर्ज क्या वहां पर, यहाँ पर कोई ह्यूमन हो जिसके अंदर कैट लाइक फीचर्स खत्म हो गए हो, या उसके अंदर कैट लाइक फीचर्स ऐड हो गए हो, यहाँ पर समथिंग लाइक दैट ना, यहाँ पर कोई कैट थी जिसके अंदर कैट लाइक फीचर्स खत्म हो गए तो वो ह्यूमन बन गया। इट मींस, इट डज नॉट मींस दैट एवोल्यूशन इज ऑलवेज अ गेनिंग अ कैरेक्टर, देयर इज आल्सो लूज कैरेक्टर इज आल्सो अ एवोल्यूशन, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब evolution is not just about gaining a new character, losing characters. Suppose the ancestor of human and cats were all cat-like, ठीक है, और and these were lost once during the evolution,
ठीक है। सो हाइपोथेसिस इज जस्ट अ पार्सिमोनियस एज द फर्स्ट वन। सो टू हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड टुवर्ड अनदर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, हम ना स्टैट के अंदर ना एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं आउटग्रुप। अच्छा, इसके अंदर अभी तक हमने कैट के दो हैं, कैट सूप एंड मर्लन, और साथ में है और ह्यूमन है, तीन। और ये तीनों के तीनों मैमल्स हैं। अब हमने एक नया ऐड कर देते हैं जो कि मैमल्स ना हो। अच्छा, स्टैट में इस टर्म को कहते हैं आउटग्रुप। क्या कहते हैं उसको? आपने अपने डाटा को ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए एक ऐसा डाटा ऐड कर दिया। फर्ज किया आपने एक डाटा ऐड किया लाहौर, मुल्तान और बावलपुर का। अब आपने तीनों के दरमियान डिफरेंसेस को मालूम करना है, तीनों हॉट एरियाज के का डाटा है। अब आपने एक डाटा ऐड कर दिया मरी का। डेफिनेटली वो इन तीनों इलाकों के डाटे से, क्योंकि वो ठंडे इलाके का डाटा है इस तरह का डाटा होता है, उसको कहते हैं आउटग्रुप। क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? आउटग्रुप। ठीक हो गया। एक फर्ज दिया 5 बंदे हैं वो काम कर रहे हैं, सारा एक बंदा बिल्कुल ही काम कर रहा है, तो वो आउटग्रुप होगा। वो क्या होगा? आउटग्रुप होगा। समझ आ गई आपको? अब आपने एक नया अल्बर्ट ऐड कर दिया। अब ये है, इट्स नॉट अ यूथेरियन मैमल, इट्स नॉट अ मैमल। ठीक है, ये बर्ड्स है। अब इसके लिए हमें कौन सा रूट अच्छा रहेगा बच्चों? ये वाला? यस, ये वाला। इट मींस दैट दैट मे नॉट बी अ, ठीक है। अच्छा, वन ऑन द राइट रिक्वायर्स आइदर कैटलाइक फीचर वर्ड ट्वाइस, तो वो नहीं बाल हुए होंगे। ठीक है। और कैटलाइक फीचर वंस इन द कॉमन ancestor of Merlin and last in the evolution of myself. Hence, the diagram on the left offers the most parsimonious route. So, cladistics test all possible hypotheses. अच्छा, मिट गई है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। एक मिनट इसको पॉज कर दूं। अच्छा, टैक्सॉन होते हैं, नोड्स होते हैं, फाइलोजेनेट ट्री होता है, रूट्स होते हैं, ब्रांच होती है। ठीक हो गया, समझ आ गई? दिस इज अ ब्रांच, दिस इज टर्मिनल नोड्स, दिस इज इंटरनल नोड्स। ठीक है। ये एक ही ग्रुप होगा, ये एक ग्रुप होगा। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको? ठीक है। और उसके बाद ये ट्री होते हैं, अनरूटेड होता है, इसके अंदर खास रूट होता है। अनरूटेड का मतलब उसका कोई इंसेस्टर नहीं पता लग रहा होता कौन उनका एंसेस्टर है, लेकिन यहाँ पर ये क्लियरली पता लग रहा होता है कि यहाँ उसका एंसेस्टर है। ठीक है। अच्छा, और फिर ये क्लेडोग्राम की डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको इसको पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, इसलिए मैं इतनी चीजें आपको अच्छा, अब ये देखो ना, ये होता है अलाइनमेंट कैसे करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट सीक्वेंसेस है। इसको सबसे पहले हम क्या किया? इकट्ठा किया। ठीक है। फिर इसको मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करके इनके दरमियान में जो सिमिलर रीजंस होते हैं उनको हम देखो ना, इसको इसके अंदर ये देखते हैं ए सी डी। अब ये तीनों अगर पहले के मुताबिक ये सी डी और ए ज्यादा सिमिलर है, आपस में एक जैसे है, ऐसा ही है ना? अच्छा, दूसरे के मुताबिक जो है ना डी और ए आपस में सिमिलर है। ठीक है, समझ आ गई आपको? और तीसरे के मुताबिक सी, ये सारे जी हैं, ये जी हैं और ये सी है भी। तो अब हर सीक्वेंसेस एक दूसरे से काफी जगह पर सिमिलर है और काफी जगह पर डिसिमिलर है। अब जो हमारा हम जब फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं और वो हमें इस बेस के ऊपर हम ग्रुपिंग कर देती हैं, जो सिमिलर ज्यादा जिसके अंदर सिमिलर हो चीजें उनको एक ग्रुप में कर देती है, जितनी उनसे डिसिमिलर होती जाएंगी उतनी वो डिफरेंट ग्रुप्स में ऐड कर देगी। सर इसमें अगर एक न्यूक्लियोटाइड अगर डिफरेंट है तो वो तो एक, अगर तीन में से एक भी डिफरेंट है तो वो सिमिलर तो नहीं होगा क्योंकि उसका अच्छा, फर्ज किया अब यहाँ पर हम कहेंगे ये जो है ना सेकंड पे यहाँ पर टी है ना, और उसके कोई ऐसी जगह है जहां पर हर चीज कॉमन है, यहाँ पर सारा जी है लेकिन ये नीचे वाला सी है। ठीक है।
यहां पर टी है और ए है, ठीक है। फर्ज किया हमने कहा कि जो चंगेज खान था, ए वाली सीक्वेंस उसकी है, इसको कहेंगे कि 1A 2T। इस तरह हमने 4 5 ऐसी सीक्वेंसेस देख ली जो कि 1 पे ए है, 3 पे सी है, 4 पे डी है और 5 पे जी है। अब दुनिया में जिस भी हम डीएनए आइसोलेट करेंगे, अगर वहां वहां उस लोकेशन के ऊपर वही वही सीक्वेंस हो जो चंगेज खां के डीएनए में है, तो हम कह सकते हैं कि दिस पर्सन माइट हैव एन ancestor दैट केम फ्रॉम। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? फिर उसके अंदर पढ़ के हमने देखा कि कुछ जगह तो वो चंगेज खान के, कुछ डीएनए तो ऐसा लग रहा है जैसे चंगेज खान से, और कुछ ऐसा है जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ भी मिल रहा है। तो हमने पता चला कि इनकी कहीं शादी हुई चंगेज खान से और मोहम्मद बिन कासिम के कोई बंदों की आपस में, और उनमें से आप जैसा सपूत पैदा हुआ है, ठीक है। तो मेरी 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 बात की समझ आई ना? अच्छा, ये एक हैप्लोटाइप ग्रुप बन जाता है जिसके अंदर ये 4 5 6 जगह पर डीएनए की सीक्वेंस है, तो वो एक हैप्लोटाइप। फिर के हैप्लोटाइप ग्रुप एशिया, एशिया 1, हम कहते हैं मिडल ईस्ट चंगेज, ऑस्ट्रेलियन हैप्लोटाइप, हम उसको कह देंगे ये साउथ अफ्रीकन हैप्लोटाइप है, ये ईस्ट अफ्रीकन हैप्लोटाइप है, बेस्ड ऑन द पार्टिकुलर सीक्वेंस दैट आर प्रेजेंट एट अ पार्टिकुलर पोजीशन। उस बेस के ऊपर अब दुनिया में एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, वो अरबों डॉलर कमाती है इससे कि आप सिर्फ उनको अपना डीएनए देते हो, वो डीएनए को एनालाइज करके आपको बता देती है कि आपके अंदर ईरानियन खून कितना है, डीएनए कितना है आपके अंदर, जॉर्डेनियन कितना है, आप कितने परसेंट इंडियन है, कितने परसेंट आप साउथ इंडियन है, कितना आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से डीएनए मिलता है, कितना आपसे डीएनए जो है वो आपका आप कहीं वो मलका बरतानिया के इलाके से तो नहीं आए, ठीक है। तो ये सारी कहानी आपको, एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम मैडम। अभी बस थोड़ी देर तक मैं आपको मैंने ना वो आपको कर दिया कि सीडी फॉरवर्ड में उसकी बात भी हुई है, तो आज वो मुझे या कल में बताएगा। हाँ चलो ठीक है, उनका का ना इस्लाम क्लास थोड़ी देती रहेगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अभी बेस्ड ऑन दैट, अब हम डिफरेंट जीन्स को क्लासीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये जीन ऐसा होगा, ये जीन ऐसा होगा, ये काकड़ खानदान कहाँ से आया, ये ओमानी थे, या आप हबशा से आए थे, या आप ठीक है। तो वी कैन इजीली प्रोडिक्ट बेस्ड ऑन। अच्छा, अभी रिसेंट में आपको एक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि लोगों ने आपको पता है कि दुनिया में ज़ाहिर है, मैं एवोल्यूशन बायोलॉजिस्ट की बेस के ऊपर बनाता हूँ कि दुनिया का पहला इंसान, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे ना, फर्क श्रीलंका में आया। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशन क्या है, पहला इंसान कहाँ आया? श्रीलंका में। और उसके बाद बच्चे पैदा हुए उनके, बच्चे पैदा हुए, बच्चे पैदा हुए। फर्ज किया वो हजरत आदम और अम्बा मदीने मक्का और जदे जाके इनकी शादी, जो जो भी बच्चे पैदा हुए, ठीक है। अब वहां से एक पॉपुलेशन पैदा हुई, वो पॉपुलेशन क्या की कि उसमें से कुछ बंदे माइग्रेट कर गए, उनकी औलाद 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 में से कुछ तुर्की चले गए, कुछ नॉर्थ अफ्रीका चले गए। अच्छा, दुनिया में वो लोग, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, जो दुनिया के किसी इलाके में सबसे पहली बार पहुंच जाए, उसको वहां के इंडिजिनस लोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडिजिनस लोग किसे कहते हैं? फर्ज इंडिया में, या लैटिन अमेरिका में, या साउथ अमेरिका में, या सेंट्रल एशिया में, जो ग्रुप ऑफ पीपल जो सबसे पहले गए, अरीबा उसे क्या कहते हैं? इंडिजिनस लोग। क्या कहते हैं उनको? ठीक है। अच्छा, बाद में अगर फर्ज किया आप कोई कैसर के जो ठीक है, जो अबाउ जदाद वो इंडिया आए, ठीक है। अब कुछ लोग बाद में जब आप सेटल हो गए, इट्स योर होम, अब कोई बंदा बाहर से आके आपके ऊपर चढ़ाई करता है, जंग करता है, ठीक है, और आप यहाँ रहना, यहाँ रहना शुरू कर देता है। अब उनको हम क्या कहेंगे? इन्वेडर्स, ठीक है, उनको क्या कहेंगे? लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो बेचारे माइग्रेट हो जाते हैं,
उसे हम कहते हैं इमिग्रेंट। उसे क्या कहते हैं? एक होते हैं कॉलोनिस्ट, वो कहानी सारी आप लोगों ने सुनी होगी। कॉलोनिस्ट किसे कहते हैं? कॉलोनिस्ट। कॉलोनी किसे कहते हैं? छोटे छोटे टेंट के नहीं नहीं, जो जिस तरह वो आया था, ब्रिटिश आए थे इधर, वो इधर आए, यहाँ आके यहाँ पर रहा है नहीं, यहाँ रिसोर्स यूज किया और अपने इलाके में, उसे कहते हैं कॉलोनिस्ट या कॉलोनियलिस्ट। इस तरह चार पांच तरह के लोग होते हैं। अब व्हाट वी आर, इंडिया के इंडिजिनस पीपल कौन है, ये क्वेश्चन रेज हुआ था। ये सारी कहानी से हमें ये पता चलना चाहिए कि हु आर द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया। पकड़, हु आर द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया। इट मीन वो लोग इंडियन के अंदर इंडिजिनस लोग होंगे जो यहाँ सबसे पहले आए होंगे, जो सबसे पहले यहाँ आए होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? इंडिजिनस लोग। अच्छा, अब कहा, हाँ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन आंसर है कि कहा जाता है कि सबसे पहला जो पुराना जो इंडिया का जो दौर है ना, जिसको हम 3500 BC, 3000 BC से लेकर 1300 BC तक, या 2500 BC, जब 3000 के दरमियान से लेकर 1300 BC तक, कहा जाता है कि ये वो इरा है जब इंडस वैली के लोग इधर थे। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि एट द सेम टाइम कुछ लोग ये आए थे ईरान से आगे, इराक के बॉर्डर के पास कुछ फार्मर्स थे, वो सेटल हुए थे इधर आके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ना, और वो है यहाँ के इंडिजिनस लोग। और दूसरे इंडिजिनस लोग कहा जाता है ब्रिवेडियन, जिसको साउथ इंडिया कहा जाता है। और साउथ इंडिया के लोग बेसिकली दे आर अफ्रीकन। साउथ इंडिया के जो लोग थे, ये कहा जाता है कि वो अफ्रीका से आए थे। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब, अच्छा इसके बाद मैं बताता हूँ, ये कहा जाता है कि दीज आर ऑल द। अच्छा, अब ये जो आर्यन कौन है? आर्यन के बारे में कहा जाता है कि ये सेंट्रल एशिया के लोग थे, जिसे उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, यहाँ के लोग थे। ये खाने की तलाश में दरिया गंगा और दरिया सिंध के दरमियान में इलाका जो था ना, वहां आके सेटल हो गए। ठीक है, साथ में संस्कृत एक लैंग्वेज लेकर आए। ठीक है, और साथ में यहाँ पर उन्होंने एक वेदा, ऋग वेदा लिखी, बुक भी लिखी, और हिंदू सिविलाइजेशन का एक पूरा एक, इनके बारे में कहते हैं ये सेक्रेड इंडियन ब्लड है। हाँ। अब इंडियन ये कहते हैं, ये आर्यन, इनको आर्यन कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? आर्यन। अब हिंदुत्व, हिंदुत्व जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि वी आर द इंडिजिनस पीपल, नॉट द इंडस वैली वाले, ना ही ब्रेवेडियन। अब वो ये कहते हैं कि ब्रेवेडियन भी आर्यन है और इंडस वैली के लोग भी आर्यन है। अब यो जब से ये जो हिंदुत्व आरएसएस की जो आई है ना, जो मोदी सरकार आई, उन्होंने हिस्ट्री को रीराइट लिखा है। कहते हैं यार ये जो थी ना, ये कैसे पता चला कि हम आर्यन हैं? ये एक्चुअली गोरों की एक विलियम नाम का जो उसका नाम था, वो कि कलकत्ता में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना पाकिस्तान, तो कलकत्ता में ना एक जज था, उसका नाम विलियम जोस था, और वो उसको ना लैंग्वेज का ना मास्टर कहते थे। ठीक है, उनको कई दुनिया की जुबानें आती थी, और उसको पर्शियन भी आती थी, उनको लैटिन भी आती थी, फ्रेंच भी आती थी। देयर आर मेनी लैंग्वेजेस ही नोज। तो वहां पर उसने ना एक एशिया पैसिफिक सोसाइटी बनाई कलकत्ता में। वहां पर ये वो रिसर्च, उसने रिसर्च की कि ये लोग, इंडिया के लोग कौन है। उसकी फाइंडिंग ये है कि दे आर आर्यंस, दे केम फ्रॉम सेंट्रल। अच्छा, लेकिन जो हिंदू ये कहते हैं कि वो जो गोरा था ना, उसने हिंदुओं को कि जो इंडिया के लोगों की आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए ये जानबूझ के उसने, क्योंकि वो उसने कॉलोनी बनानी थी, उसने ये तौसर देने की गौरव ने कोशिश की थी, क्योंकि पहले भी सेंट्रल एशिया से लोग आके इधर रहे थे, और सेंट्रल एशिया से ही लोग यूरोप गए हैं, रशिया और ये जो सारा इलाका है ना, वो भी आर्यन है।
एक्चुअली वो कहना ये चाह रहा था कि इंडियन ये जो गोरे हैं ना, ये उस जवाब बनाना चाह रहे हैं कि इंडिया तो हिस्ट्री में भी काबिज ही रहा है। इंडिया के इंडिजिनस लोग पहले भी आर्यानी थे, और अब भी अगर हम गोरे आ गए हैं, हम भी आर्यानी है। मेरी बात की समझ आई ना? तो इस तरह लेकर एक्चुअली गोरे भी सेंट्रल एशिया से गए थे, और सेंट्रल एशिया से ही लोग उधर जर्मनी ये वो सारे इलाका। उसका पता कैसे चला कि ये वाकई सेम है? तो पता चला कि कई ऐसी जो आप हिंदी लैंग्वेज है ना, उसके अंदर कई ऐसे लफ्ज हैं जो कि सेम उनका मीनिंग पर्शिया में भी है, फारसी में सेम उनका मीनिंग, लैटिन में भी है, लातीनी जुबान में, और सेम लफ्ज वो है उसके अंदर। अच्छा, सेम जो लफ्ज है ना, वो है इंग्लिश में। जब उसने विलियम जोन्स ने आके देखा कि यार इसके अंदर तो काफी चीजें हैं, काफी लफ्ज हैं इस संस्कृत हिंदी जुबान के अंदर जो कि मिलते हैं फारसी के साथ, और उनका मीनिंग उधर भी सेम और लफ्ज भी सेम है। देखो कितने बड़े रिसर्चर, यार रिसर्चर आदमी तो आपको पता होना चाहिए वो कैसे वो कनेक्ट कर लेते हैं कहानियों का ना। अच्छा, बाद में पता चला कि इस बेस के ऊपर उसने कहा कि ये कुछ चारों पांचों इलाके के जो लोग हैं ना, दे माइट कम फ्रॉम द सेम समथिंग। जिस तरह इसमें मैंने कहा क्लैडिस्टिक्स के अंदर, लैंग्वेजेस के अंदर भी ये हम क्लैडिस्टिक्स डाल सकते हैं ना, कि दे आर द ओरिजिनेटेड फ्रॉम हियर। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? अच्छा, सिमिलरली उसने ये कहा कि फिर उसको एविडेंस के ज़ाहिर ज़ाहिर आपने कोई थ्योरी देनी है कि ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी, उसने इसका नाम क्या रखा? आर्यन इन्वेजन थ्योरी। और इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए उसने लैंग्वेज के अंदर जो रिसर्च हुई वो इस तरह की होती है। आपको रिसर्चर बनना चाहिए कि दुनिया के डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, और हमारी एग्रीकल्चर की रिसर्च, और उनमें काफी मेथड सेम है, सिर्फ डाटा, उनका कलेक्शन डाटा डिफरेंट तरह का हो सकता है, लेकिन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मेरी इवन सोशियोलॉजी की रिसर्च आप उठा के देख लें, आप हिस्ट्री की रिसर्च उठा के देख लें, लैंग्वेजेस की रिसर्च उठा के देख लें। मैं आपको बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम से कल को जब आप सोचोगे ना कि अच्छा यार इस बंदे ने सोशियोलॉजी में ये रिसर्च कैसे की होगी, आपके जहन में फौरन आ गया होगा किसी ने डाटा कैसे कलेक्ट किया होगा, कैसे इसको पता चला होगा कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या है। मेरी बात की समझ आ रही है ना? उस बेस के ऊपर उसने एक हाइपोथेसिस बनाया होगा। अब बाद में अच्छा, अब इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को प्रूव करने के लिए उसने फिर ये भी कहा कि मैंने ना अच्छा, फिर उसने ये, उस गोरे ने ये भी कहा कि जो आर्यन थे ना वो सेंट्रल एशिया से आए थे, क्योंकि सेंट्रल एशिया के अंदर जो लैंग्वेजेस है ना, उनके अंदर भी वही कॉमन लफ्ज हैं जो जो इवन हमारी पंजाबी और ये नॉर्थ इंडिया की जो लैंग्वेजेस है। उसने कहा कि जो साउथ इंडिया की जबानें हैं ना, दे आर डिफरेंट। साउथ इंडिया की जो जुबानें हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम पर्शिया, इंग्लिश। यहां से उसने कहा कि दे आर, उनकी लैंग्वेजेस के अंदर जो लफ्ज है ना वो ज्यादातर अफ्रीकन लैंग्वेजेस वाले हैं। देखो ना ये कैसे फिर उसने कहा कि ये जो लोग थे ना इंडस वैली वाले, वो भी आर्यन नहीं थे। उनकी जो जुबान है ना वो ज्यादातर जो आपको पता ना कि मैंने पहले भी बताया था कि मेसोपोटामिया के साथ जिस ये ट्रेड करते थे सिविलाइजेशन के साथ, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के, दे आर मोर टूवर्ड्स। बाद में डीएनए बेस्ड एविडेंस ने भी यही बताया, ये जो मैंने अभी बताया आपको डीएनए सीक्वेंसेस के बेस के ऊपर भी जब ये डाटा आया ना, तो उस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को उसने डीएनए की एनालिसिस की भी मोहर लगा दी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं और आर्यंस हैं, थे डीएनए सीक्वेंसेस आर टोटली डिफरेंट। एंड जो हिंदुत्व के जो लोग हैं या हिंदू मजहब के जो लोग हैं, उनकी जो डीएनए है ना वो ज्यादा सेंट्रल एशिया के साथ मिलता है। मेरी बात की समझ आई? लेकिन जिन्होंने आरएसएस बनानी थी, उन्होंने इसको फिर दोबारा से रीराइट कर दिया कि नहीं, दुनिया के अंदर इंडिजिनस लोग जो इंडिया, अच्छा वो ये कहते हैं, जो जो इंडिया वाले ये कहते हैं कि हम ही यहाँ के इंडिजिनस हैं, हिंदू हिंदू स्पेशली। और किसी भी इलाके में
रहने का हक सिर्फ इंडिजिनस लोगों का है, चाहे वो इन्वेडर है, चाहे माइग्रेंट है, चाहे कॉलोनलिस्ट है। दे हैव डोंट हैव द राइट टू स्टे इन दैट एरिया वेयर दे आर नॉट बिलोंग। आप जाएं, मुसलमानों को कहते हैं, आप जहां आप इंडिजिनस है ना, वहां जाएं। अच्छा, ये है राइट विंग जिसको, एक है लेफ्ट विंग के लोग जिसका कांग्रेस है। कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि चाहे वो इन्वेडर थे, चाहे वो माइग्रेंट थे, नो दे आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एंड दे नीड टू लिव हेयर। क्योंकि 1000 साल हो गए हैं इनको अब यहाँ। अगर इन्हों के अबाउ अजदाद ने यहाँ आकर को खून, तो वो खून खराबा किया था, ये दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, तो ही मस्ट बी स्टे हेयर विद हार्मनी। मेरी मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? तो ये सारी कहानी है जिसको आर्यन इन्वेजन थ्योरी, उसको डीएनए के साथ, एविडेंसेस के साथ। अच्छा, ये जो इवन इंडिया ने उस दिन जो हमला किया था, वो नरेंद्र मोदी के आरएसएस की वो है कि हमने यहाँ से इंडिजिनस लोग ही रहने हैं इंडिया में। इवन पाकिस्तान के अंदर भी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी आर्यन थे, वो ये समझते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि यहाँ सिर्फ आर्यन का ही। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? तो इस तरह करके ये सारी तो ओके हो गया, क्लास खत्म हो गई। आई वाज एक्सपेक्टिंग सेम। ठीक है।